9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक है अनामिया, ये न्यूज़ में देखेंगे क्या है। रेड सी की लोकेशन देखेंगे, अभी न्यूज़ में है रिसेंटली, सारा कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया देखेंगे। बैसाखी को डिस्कस करेंगे, क्यों न्यूज़ में है। मधु क्रांति पोर्टल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल न्यूज़ में है, इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट मूलिंग वेज टू बूस्ट यील्ड फ्रॉम पोपी। पोपी होता है जी अफीम, एक ड्रग्स है जो नशे के लिए भी यूज़ होती है और मेडिसिन के लिए भी। तो इसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट का मतलब है इंक्रीज, यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, पर फील्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने तरीके अभी विचार किए हैं। तो ये देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, किस लिए। डिवाइस टू डायग्नोज डेंगू विद एन आवर, साइंटिस्ट ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो डायग्नोज कर लेगा, डायग्नोज का मतलब है डिटेक्ट करना, जांच करना, डेंगू की जांच करेगा 1 घंटे के अंदर। तो इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नेट जीरो एंड व्हाट आर इंडियाज ऑब्जेक्शन, तो इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अनामिया। अनामिया डेवलप किया जी, सपोर्ट कर रहा है इसे 2 NGO हैं जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। पिरामल फाउंडेशन और दूसरी है बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन। ये किस लिए काम करेंगी, जो ट्राइबल हेल्थ है, मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ये एफर्ट गवर्नमेंट के एजेंसियां उनके साथ मिलके और जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं जो हेल्थ और ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके साथ मिलके ये 2 NGO काम करेंगी ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को बढ़ाया जाए, मतलब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, जो बीमारी डिसीज़ वगैरह है उनको ख़त्म करने के लिए स्टेप लेंगे कुछ इसमें। तो ये इनिशिएटिव किस लिए काम करेगा कि जो भी प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उनको ख़त्म करना, एंड करना। प्रिवेंटेबल डेथ्स ऐसी हैं जो मान लो ऐसी डिसीज़ होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, ट्रीटमेंट जिसका उपलब्ध है और बचाया जा सकता है लोगों को, जो अनवांटेड डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव काम करेगा अनामिया। अनामिया बस याद रखना है कि ट्राइबल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है रेड सी। रेड सी अभी न्यूज़ में है जी, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेड सी जैसा आपको पता होगा, ये हमने स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा है। रेड सी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जी एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पे यमन, और ये जी आपका इजिप्ट, ये है सूडान, और ये है आपका इरिट्रिया, ये है जिबोती। जिबोती एक कंट्री है। तो ये आपको एक ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी, यमन सीड्स, ऐसे याद कर सकते हो, यमन सीड्स, यमन सीड्स। इधर सोमाली, ये देखो जी, एस से क्या है, यमन से तो यमन हो गया, एस से हो गया सऊदी अरबिया, ई से हो गया इजिप्ट, और ए की से हो गया इरिट्रिया, और डी से हो गया जिबोती, और एस से हो गया सूडान। तो ये कंट्री है जी यमन सीड्स के नाम से। 6 कंट्री बॉर्डर लगाती हैं इस रेड सी से। ये दिखाई दे रहा जो आपको, ये है सिनाई पेनिनसुला, बोलते हैं इसको सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। ऐसी लैंड होती है जो सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये देखो 3 साइड से वाटर से घिरी हुई है, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली और एक वाली। तो ये सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, इजिप्ट का ही पार्ट है। ये इजिप्ट कंट्री है जो, यहाँ पे कोई मेजर रिवर फ्लो तो नहीं करती है रेड सी में। ये रेड सी में यहाँ पे ये स्टेट है जिसे बोलते हैं बब अल मंडब। ये बब अल मंडब स्टेट है। स्टेट होती है जी ऐसी बॉडी होती है, वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट 2 लार्जर बॉडीज। ये 2 लार्जर बॉडी को कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं जी स्ट्रेट। ये जल संधि बोलते हैं हिंदी में। देखो ये छोटी नैरो वाटर बॉडी है और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही है। गल्फ ऑफ एडन जाके मिलती है जी अरेबियन सी में, और अरेबियन सी किसका पार्ट है, ओशियन, इंडियन ओशियन का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। एक यहाँ पे स्वेज कैनाल है जी, स्वेज कैनाल, ये आर्टिफिशियल कैनाल है। कैनाल का मतलब है जी नहर। ये यहाँ पे इजिप्ट का ही पार्ट था, ये कनेक्ट था लैंड बॉर्डर 1869 में। ये वो डेट है जी जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 1869, तब ये बनाई थी कैनाल। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। किस लिए, क्योंकि जो ट्रेड होती थी ताकि यहाँ से इंडिया से मेडिटेरियन सी से होकर रेड सी से होते हुए कम रास्ता कवर करना पड़े उन्हें इंडिया आने के लिए। तो ये स्वेज कैनाल भी आपको याद रखनी है यहाँ पे। और ये गल्फ ऑफ अकावा है यहाँ पे, गल्फ ऑफ अकावा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इसमें। तो ये इसमें मेन है जी, यही इसमें लिखा हुआ है। रेड सी को इरेथ्रियन सी भी बोलते हैं। और इसके अराउंड कौन सी कंट्री लगती हैं, किस किस के बीच में, अफ्रीका, एशिया। गल्फ ऑफ एडन देख लिया हमने, बब अल मंडब स्टेट देख लिया हमने, गल्फ ऑफ स्वेज देख लिया,
स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, ये जी जो स्वेज कैनाल है ना, ये वाली गल्फ ऑफ स्वेज है। और यहाँ पे ये सारा देख चुके हैं हम, इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिवर फ्लो नहीं करती है, छोटी मोटी रिवर है जी। 2 रिवर ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रेड सी पे लेक्चर लिया हुआ है, देख सकते हो आप जाके करंट, जहाँ पे सिंपल CSC लिखा हो वहाँ पे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट में, स्टडी थ्रू मैप में जाके देख सकते हो डिटेल में अगर देखना है तो आपको। इसमें सैलिनिटी है जी जो वाटर की, वो लोअर है, विच हैज़ लोअर सैलिनिटी, लिमिटेड कनेक्शन विद इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन से इसका लिमिटेड कनेक्शन है। हाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे देखो बारिश बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल कम होता है। दूसरा इवापोरेशन ज़्यादा होती है, इवापोरेशन का मतलब जैसे भाप उड़ती है ना, इवापोरेट होती है, पानी इवापोरेट होता है स्टीम में कन्वर्ट होके, तो हाई रेट ऑफ इवापोरेशन है और रेनफॉल कम होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड हेल्थ डे, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है जी, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अभी भी सेलिब्रेट किया गया। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, WHO, इसलिए मनाया जाता है जी ये वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है कि स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव किया जाए वर्ल्ड वाइड। ये यूनाइटेड नेशन आप जानते होंगे 1945 में बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश की जा सके। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, 6 अंग हैं, हिंदी में अंग बोलते हैं, और इसकी बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी है जिसमें एक WHO भी है। तो इसकी इस साल की थीम क्या थी जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था? बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी एक त्यौहार है जी, फेस्टिवल। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के हाई कमीशन ने 1100 वीज़ा दिए हैं सिख पिलग्रिमेज को इंडिया से। वीज़ा आपको बताइए जी एक डॉक्यूमेंट होता है, परमिशन, एक कंट्री से अगर आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसी को वीज़ा बोलते हैं। अभी 1100 वीज़ा दिए हैं सिख कम्युनिटी के लोगों को, पिलग्रिमेज को, मतलब तीर्थयात्री वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो अभी गुरुद्वारा बना था ना वहाँ पे गुरु नानक देव के लिए, तो उस गुरुद्वारे में सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी को जाना चाहते हैं। और एनुअली जाते हैं, ये मैनुअली मतलब जनरली जाते हैं हर साल बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ लोग गुरु नानक देव जी का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे जाते हैं, जो पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया का प्रोटोकॉल है जी कि अगर रिलीजियस श्राइन है, मतलब धार्मिक स्थल पे कोई विजिट करना चाहता है तो उसके लिए ये परमिशन दी जाती है इसके थ्रू। तो बैसाखी एक फेस्टिवल है जो ये शो करता है कि हिंदू सोलर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द हिंदू सोलर न्यू ईयर। ये कब स्टार्ट होता है? लगभग 13 अप्रैल से या 14 अप्रैल, या तो 13 अप्रैल या 14, या तो 13 या 14 अप्रैल को एवरी ईयर स्टार्ट होता है ये। और बैसाखी भी उसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है, या वैसाखी बोलते हैं या बैसाखी। ये जो बैसाख मंथ है हमारे हिंदू कैलेंडर का, ये स्टार्ट होता है जी इस दिन से, बैसाख जो मंथ है महीना, तो इसके उपलक्ष्य में मनाती है। और इसे एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस फेस्टिवल है सिक्खी मतलब सिख कम्युनिटीज़ का। और 13 अप्रैल एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी हुआ था जी बैसाखी के दिन ही। 13 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था जी, जलियांवाला बाग मैसेकर, हत्याकांड। नेक्स्ट है जी अपना मधु क्रांति पोर्टल। ये एक पोर्टल है जी, पोर्टल का मतलब साइट है, इंटरनेट पे ऑनलाइन साइट होगी, वेबसाइट। किसका इनिशिएटिव है, किसने डेवलप किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, एक मिनिस्ट्री, उसके अंडर एक बोर्ड काम करता है, नेशनल बी बोर्ड। इसका इनिशिएटिव है जी, इसने डेवलप किया मधु क्रांति पोर्टल। ये एक मिशन चला रखा है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसी के अंडर ये चला है, किस लिए? ताकि ये पोर्टल है जी, इस पे उपलब्ध होगी सारी जानकारी के कहाँ पे प्रोडक्शन है हनी का और कहाँ से आप ले सकते हो हनी मतलब शहद। और जो भी हनी से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो भी गुड्स वगैरह वस्तुएं बनती है ना हनी से, बी हाइव प्रोडक्ट, उसकी जानकारी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी मधु क्रांति पोर्टल पे। तो बस इतना ही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्राइब्यूनल। एक ट्राइब्यूनल थी जी, ये ट्राइब्यूनल
ये काट दीजिए आप, मिस प्रिंट हो गया, इसे काट दीजिए। तो एक ट्राइब्यूनल है जी, फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस पास किया है प्रेसिडेंट ने 2021 में। ये हमने स्पेशल लेक्चर भी लिया है, इसे प्लीज़ देखिए, आप नहीं देखा है तो। इसमें ट्राइब्यूनल के बारे में डिटेल से बताया गया है, ट्राइब्यूनल क्या होती है, कब बनी, कैसे बनी। तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया, इसमें लगभग 9 लॉ है जी, एक्ट हैं, 9 कानून, जिनके जरिए कुछ अपेलेट ट्राइब्यूनल बनी हुई हैं। ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल तो ये जस्टिस देने के लिए, जैसे कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट आपको जस्टिस दिलाने के लिए, ऐसी ट्राइब्यूनल है। तो ये ट्राइब्यूनल थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया, अभी रिपील कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल को गवर्नमेंट ने। इसके जो भी केस इसमें सुने जाते थे ना इस ट्राइब्यूनल में, अब वो हाई कोर्ट में सुने जाएंगे सारे केस। ये सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, उसी के अंडर बनाया था गवर्नमेंट ने इस ट्राइब्यूनल को। तो अब सारे केस इसके रिप्लेस होंगे जी, हाई कोर्ट में जाएंगे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी थी, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल। स्टेचुटरी बॉडी इसलिए थी क्योंकि एक्ट से बनाया था ना, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 का। इसे बनाया था 1983 में, इस एक्ट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाया था जी, इसका इनिशिएटिव था। इसका मेन काम यही था, जितने मान लो जी सिनेमाटोग्राफ एक्ट में जितने भी केस होते हैं ये इसमें आते थे। एक बोर्ड है जी इसका, मतलब एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है जी, मान लो किसी, जैसे ये मूवीज़ वगैरह बनती हैं बॉलीवुड में या किसी में भी, कॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो जी, हमारी कंट्री में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं, उस मूवी को पूरे देश में मान लो रिलीज़ करना है कंट्री में, तो उसे रिलीज़ करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है जी गवर्नमेंट से, तब कोई रिलीज़ करता है मूवी फिल्म, जो कोई भी बनाएगा, कोई भी हीरो वगैरह। और वो परमिशन देता कौन है, ये बोर्ड देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इससे जब ये पास कर देगा, ये पास कर देगा जी, ये मतलब आपको परमिशन दे देगा। हाँ, अगर इसने परमिशन नहीं दी, इसने कोई आपत्ति जताई, तो फिर उसका केस जाता था इस ट्राइब्यूनल में। कौन सी ट्राइब्यूनल में, जिसे हम पढ़ रहे हैं, फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो मान लो जी किसी, कोई डायरेक्टर ने मूवी बनाई जी, कोई प्रोड्यूसर है, उसने मूवी बनाई और इसने परमिशन देने से इनकार कर दिया या कुछ आपत्ति जताई या कुछ लिमिटेड परमिशन दी, तो ये इसके अगेंस्ट जो सीबीएफसी ने डिसीजन लिया, इसके अगेंस्ट इस ट्राइब्यूनल में केस कर सकते थे। लेकिन अब तो ये है नहीं, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं जी वो, समझे, ये बात है इसमें। इसकी कंपोजिशन क्या थी जी, ये ट्राइब्यूनल में एक चेयरपर्सन था जी और 4 अदर मेंबर थे जो इसको हेड करते थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते थे जी, अपॉइंट करती थी। इस ट्राइब्यूनल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। अब ये नहीं रही है, एंड हो गया बेचारे का, डेथ हो गया। अब इससे इम्प्लीकेशन यही होंगे जी, जब ये ट्राइब्यूनल नहीं है तो हाई कोर्ट में ज़्यादा केस इंक्रीज हो जाएंगे, हाई कोर्ट पे बर्डन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं जी, नेक्स्ट भी इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है अपना गवर्नमेंट मूलिंग वेज टू बूस्ट यील्ड फ्रॉम पॉपी। मूलिंग का मतलब होता है जी, मूल मतलब विचार करना, मूल का मतलब विचार करना। गवर्नमेंट ने अभी ऐसा विचार किया है कि वो पॉपी कल्टीवेशन जो होती है, पॉपी होता है जी अफीम, ड्रग्स, जो नशे के लिए भी यूज़ करते हैं अफीम, और किसके लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन भी बनती है जिससे। तो इसकी यील्ड को, प्रोडक्टिविटी, यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या है, पॉपी से एक्सट्रैक्ट की जाती है एल्कालॉइड्स। एल्कालॉइड्स, ये एल्कालॉइड्स मतलब पॉपी जो होता है जी अफीम, इसकी कुछ पत्तियाँ होती है जी, पत्तियाँ टाइप, ऐसा पेड़ होता है इसका कुछ, ये छोटा सा पौधा होता है प्लांट टाइप में, उसमें पत्तियाँ लगी होती हैं। ये देखो जी, पत्तियाँ का मतलब है जी लीव्स, लीव्स लगे होते हैं। तो ये इसमें से ये लीव्स निकाले जाते हैं, लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्कलॉइड्स। ये लीव्स ही क्या होते हैं, जो पत्ते होते हैं इसके कुछ, वो ही क्या है, ड्रग्स के लिए यूज किए जाते हैं, उनसे ही निकलती है जी अफीम। और ये एल्कलॉइड्स निकलता है जो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है जी, मेडिसिन के लिए। बहुत सारी कंट्री इसे एक्सपोर्ट करती हैं, सेवरल कंट्रीज, मेडिसिन पर्पज़ के लिए। तो ये हमें ये याद रखना है, जो ये पॉपी है, पॉपी या बोल सकते हो आप ओपियम, अफीम, ओपियम या पॉपी, तो इस किस लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए भी यूज हो सकता है, जिससे एल्कलॉइड्स निकलता है। और एक चीज़ और निकालने के लिए बात हुई है जी अभी, जो मेडिसिन पर्पज़ के लिए ही है। इस जो ओपियम कल्टीवेशन है, कुछ कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में फ्यू कंट्रीज जिन्होंने परमिशन दे रखी है
ओपियम पॉपी को कल्टीवेट करने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, इसकी खेती करने के लिए कुछ ही कंट्री ने परमिशन दे रखी है। इंडिया ने भी करंटली एक्सट्रैक्ट किया है जी एल्कलॉइड ओपियम से। ये कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, वर्क करता है। ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में जी सेलिंग के लिए यूज होता है। बैकग्राउंड देखते हैं इसका क्या है। जो इंडिया में ओपियम क्रॉप होती है उसका जो एकरीज है, एकरीज का मतलब है जी एरिया, जिस एकड़ जिसमें उगाया जाता है पॉपी, ये पर ईयर डिक्लाइन हो रहा है, मतलब घटता जा रहा है। जितना भी पॉपी मान लो जी पहले होता था 10 एकड़ एरियाज में, 10 एकड़ एरियाज में, अब वो डिक्रीज होता जा रहा है, 9 8 7 ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। जो मेथड यूज करते हैं जी इसमें, यूजिंग द CPS एक्सट्रैक्शन मेथड, ये क्या है, ओकेजनली इंपोर्ट को डिक्रीज कर सकता है। जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर देश से, कोडीन, कोडीन एक सब्सटेंस है जी जो मेडिसिन के लिए यूज होता है। अब ये चीज़ याद रखनी है आपको, ओपियम से या पॉपी से कौन सी दो चीज़ मेडिसिन के लिए यूज होती हैं, एक तो एल्कलॉइड्स और दूसरा कोडीन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें मेनली, मैच द फॉलोइंग में कहीं आ जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना डिवाइस टू डायग्नोज डेंगू विद इन आवर। एक रिसर्चर ने एक डिवाइस बनाया जी, कौन से रिसर्चर ने, दिल्ली में जी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने डेवलप किया है एक डिवाइस, जो किस पे बेस्ड होगा, सर्च पे। सर्च का मतलब है सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड होगा। अब ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, रमन इफेक्ट क्या है, या रमन ये स्कैटरिंग क्या है, देखो जी ये हमने एक लेक्चर लिया हुआ है, डिटेल से देखना है तो सिंपल CSC पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट होगी, उसमें है। इस टाइप के क्वेश्चन UPSC हर साल पूछता है, आप ज़रूर देखना, लेक्चर नहीं देखा है तो। देखो अगर आपने देख भी लिया है तो रिवाइज भी कर सकते हो आप। कोई भी चीज़ एक बार करने से किसी को भी याद नहीं होती है, उसे रिवाइज करना पड़ता है। एक बार आपने देख ली, हाँ आपको समझ आ गई, समझ आ जाएगी, लेकिन याद नहीं रहेगी कितने दिन तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, उसके बाद आप भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। तो रिवाइज करो, खुद के नोट्स बनाओ और नोट्स को रिवाइज करो। अगर नोट्स नहीं बनाए तो दोबारा वीडियो देखो और उससे नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो। तो ये जो डिवाइस बनाया है डायग्नोज करने के लिए डेंगू को, किस पे बेस्ड होगा, सर्च बेस्ड होगा। ये विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये पता लगा, मतलब पता लगा लेगा कि किसी को डेंगू है या नहीं है। डेंगू एक डिसीज आपको पता होगा जी, मच्छर के काटने से होती है। मच्छर का नाम है जी एनाफिलीज। ये और फीमेल मच्छर होता है, याद रखना। ये जो डेंगू होता है ना, फीमेल मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर काटने से। मेल नहीं काटता है जी इसमें, फीमेल मॉस्किटो काटता है तभी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है, याद रखना, सिर्फ ओनली इन डे में ही काटता है जी, दिन में, रात में नहीं काटता डेंगू का मच्छर। तो दिन में आपको सावधान रहना जी, डेंगू से अगर बचना है तो दिन में मच्छर नहीं काटना चाहिए। ये कौन से प्रोग्राम के अंदर इसे फंडिंग दी गई है इस रिसर्च को, मतलब जो ये रिसर्च की है, नया डिवाइस बनाया है, मनी कहाँ से मिली इसको, मनी दिया जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोग्राम चला रखा है, इम्प्रीट इंडिया प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंडर ही इसको फंड किया गया है रिसर्च को। इसकी ज़रूरत क्या है जी, ये डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया है डेंगू के लिए। ज़रूरत इसलिए जी क्योंकि जो अभी डेंगू का जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस का मतलब होता है जी जांच करना, डिटेक्ट करना। तो ये अभी जो डायग्नोसिस होती है ये क्या है, बहुत टाइम लगता है। और जब अगर अर्ली डायग्नोसिस होगी तो जो पेशेंट की हेल्थ है उसको डिटेरियोरेशन होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। डिटेरियोरेशन होने का मतलब है खराब होने से बचाया जा सकता है जो रोगी है उसकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को। तो इस तरह से क्या है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, वो RT-PCR मेथड यूज़ करते हैं अभी हम डेंगू को पता लगाने के लिए। RT-PCR मेथड वही है जी जो कोरोना के लिए यूज़ होता है, कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए। और डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए कैसे यूज होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट किया जाता है और डेंगू का पता लगाया जाता है किसी इंसान को डेंगू है या नहीं है। RT-PCR की फुल फॉर्म है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो अभी ये डिवाइस बनाया है इसमें टाइम कम लगेगा। ये सर्च क्या है जी, सर्च है सरफेस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो इन्हेंस करेगा रमन स्कैटरिंग। जब ये मान लो सर्च यूज होगा जी सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे यूज करने के बाद रमन स्कैटरिंग इंक्रीज हो जाएगी।
रमन स्कैटरिंग क्या होती है जी? रमन एक साइंटिस्ट थे जी, वीवी रमन, हमारे इंडिया के थे। इन्होंने एक ऐसा चीज़ बताई कि मान लो कब जब लाइट किसी पार्टिकल से, किसी मॉलिक्यूल से होके गुजरेगी, मान लो सन से लाइट आ रही है जी, और इन्वायरमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, जब इन डस्ट पार्टिकल से ये निकलेगी तो इन डस्ट पार्टिकल से निकलने के बाद ये बहुत सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब ये वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, देखना है तो प्लीज़ लेक्चर देखो सिंपल CSC पे क्लिक करके साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके। तो इसमें रमन स्कैटरिंग को इंक्रीज कर देगा, जिससे ये क्या है जी, इसका पता लगाया जा सकता है। किसका? डेंगू का। तो इस पे बेस्ड होगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज़ नेट जीरो एंड व्हाट आर इंडियाज ऑब्जेक्शन। अभी न्यूज़ में इसलिए जी, यूएसए ने, अमेरिका ने ये प्लान बनाया है कि हम भी जो सबमिट होने वाला है ना, ये सबमिट होने वाला है एक वर्चुअल सबमिट। वर्चुअल का मतलब है जी इंटरनेट पे एक सबमिट होने वाला मीटिंग क्लाइमेट से रिलेटेड। कि क्लाइमेट का मतलब है जी जलवायु, कि जो क्लाइमेट लीडर्स सबमिट होगा अभी, जिसे कन्वीन कौन करेगा? यूएस प्रेसिडेंट करेंगे जी, जो बिडेन। ये होने वाला है। उससे पहले अमेरिका ने ये कमिट किया है कि हम नेट जीरो इमिशन टारगेट रखेंगे 2015 तक, कि हम भी ऐसा टारगेट रखेंगे कि हम नेट इमिशन जीरो रखें बाई 2050 तक, 2050 तक नेट जीरो इमिशन का मतलब ये है जी, इमिशन का मतलब ये है कार्बन इमिशन। मान लो जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं जी, कंपनी जो जिनसे कार्बन पॉल्यूशन वगैरह निकलता है, धुआं वगैरह, जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। तो नेट जीरो का मतलब ये है, नेट जीरो का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं है कि कोई कंट्री जीरो कार्बन इमिट करे, बिल्कुल पॉल्यूशन हो ही ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। नेट जीरो का मतलब है कि जितना कोई इमिट कर रहा है, इमिट का मतलब है जी इमिशन निकाल रहा है, कोई कार्बन इमिशन हो रहा है, निकल रहा है जितना किसी कंट्री से, उतना वो एब्जॉर्ब भी करे, सोख ले। मान ले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ट्री लगाए जी, फॉरेस्ट को इंक्रीज कर दे अपनी कंट्री में, या कोई टेक्नोलॉजी यूज करे जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे कार्बन जो इमिशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये होता है जी, जितना निकाला उतना एब्जॉर्ब भी कर लिया, जितना इमिट किया, जितना इमिशन हुआ, जितना एब्जॉर्ब भी कर लिया। ये नेट जीरो, ऐसा ही टारगेट रखने को यूएस ने अभी अनाउंस किया है। और भी क्या कोई कंट्री है जिन्होंने ऐसा टारगेट रख रखा है? हाँ जी, बहुत सारी कंट्रियों ने अभी कमिट किया है, पहले ही कमिट कर चुके हैं। सेवरल कंट्री जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, उन्होंने ऑलरेडी टारगेट रख लिए हैं कि हम 2050 तक, मतलब मिडिल ऑफ द सेंचुरी है जो 21st सेंचुरी चल रही है, इसके मिडिल तक हम नेट जीरो इमिशन अचीव कर लेंगे। अचीव का मतलब है जी प्राप्त करना। और ये चाइना ने भी टारगेट रख रखा है जी, पहला प्रॉमिस किया है कि हम 2060 तक, 2060 तक नेट जीरो टारगेट का अपना अचीव कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन भी ऐसा अभी वर्क कर रही है जी इस पे कि यूरोप में वाइड लॉ हो, एक ऐसा कानून हो जो नेट जीरो इमिशन को अचीव कर सके। और भी कई कंट्री हैं, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इन्होंने भी एक्सप्रेस किया है कि हम भी नेट जीरो फ्यूचर में कमिट करेंगे। अब नेट जीरो होता क्या है ऑलरेडी हम जान चुके हैं, वही होता है जी कार्बन न्यूट्रलिटी। जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी करें। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, डज नॉट मीन दैट ए कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो, कि जीरो इमिशन करेगा, कार्बन इमिट होगा ही नहीं, ना ना। उसका इसका मतलब है जितना इमिट हो रहा है जी, इमिशन हो रहा है, उतना रिमूव भी करो ग्रीन हाउस गैसेज को एटमॉस्फेयर से, जो भी रिलीज हुई हैं। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जी, जैसे CO2 हो गई, आपकी CH4 हो गई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी, जो वाटर वेपर है इन्वायरमेंट में, मतलब मॉइस्चर है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है जी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें यही है कि फ्यूचर में क्या है जी, इमिशन जितना भी इंक्रीज हुआ है उसको रोका जा सके, एब्जॉर्प्शन किया जा सके, इसी का यही टारगेट है। चाहे आप फॉरेस्ट लगाओ जी, फॉरेस्ट लगा के करो, या फिर आप कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करो ताकि कार्बन को कैप्चर और स्टोरेज किया जा सके। अब ये कॉल फॉर नेट जीरो क्या है जी, देखो इसकी नेट जीरो की कॉल का मतलब है, ये कैंपेन है, अभियान है, जो ये रखता है कि एवरी कंट्री को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि वो नेट जीरो गोल रखे 2050 के लिए, 2050 के लिए, ताकि ग्लोबली कार्बन न्यूट्रलिटी को 2050 तक अचीव किया जा सके, इस टारगेट को। और जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट रखे थे, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जी 2015 में, 2015 में, कई बार हमने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, कम से कम 4 से 5 बार, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जी 2015 में, पेरिस में हुआ था, फ्रांस में एक कैपिटल है जी फ्रांस की, पेरिस, वहाँ पे हुआ था, इसी का नाम रख दिया पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस डील। एक समझौता हुआ था जी, एक मीटिंग हुई थी
COP21 बोलते हैं जी उसको। COP21 का मतलब है 21st, मतलब 21वीं मीटिंग हुई थी जी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं कॉप को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब है कि मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की। यूएनएफसीसी क्या है जी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसकी मीटिंग होती है जी हर साल, एवरी ईयर मीटिंग होती है। इसकी 21 मीटिंग हुई थी। ये यूएनएफसीसी निकला था जी अर्थ समिट से। अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अर्थ समिट ये कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था जी। ये डी जेनेरियो एक जगह है जी, री डी जेनेरियो करके कुछ जगह है। कहाँ पे? प्लेस एक ब्राज़ील में। ब्राज़ील कंट्री आपको पता होगा साउथ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में। तो उसी से निकला था यूएनएफसीसी। इसलिए हुआ था कि जो क्या है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे और ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है उसको रोक सके, जलवायु के लिए काम करता है जी ये। तो इसकी मीटिंग हुई थी जी 2015 में, जिसे बोलते हैं COP21। तो ये इसमें टारगेट रखा गया था कि जितना भी इमिशन होता है ना कार्बन का, उससे रोका जाए, मतलब नेट जीरो। उसका टारगेट ये था उसमें कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो, और हम इतना रखें टारगेट कि जब ये सेंचुरी ख़त्म हो, 21st सेंचुरी, मान लो जी 21st चल रही है ना अभी, जैसे 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, 2021 के बाद 22, 23 ऐसे करके 2099 आएगा और 2100 आ जाएगा। इससे पहले ये 2 डिग्री सेल्सियस तक हम बढ़ने दें टेम्परेचर को, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। जैसे अभी मान लो जी, अभी मान लो कि 16.5 डिग्री, 16.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है। मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर औसत टेम्परेचर तापमान निकालें तो ये इतना है अर्थ का। तो इसे 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, और कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक ही लिमिट कर दें, कि मान लो 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, ऐसी इसमें टारगेट रखे गए थे। और वो ऐसे तो रुक नहीं जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? ये बढ़ रहा है जी, जो इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही है ना, वो उनसे पॉल्यूशन होता है, और जब ये ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जाती हैं ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती हैं और टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट समझा था, तब भी किया था हमने। इसमें नेट जीरो फॉर्मुलेशन है जी, इट डज नॉट असाइन एनी इमिशन रिडक्शन टारगेट ऑन एनी कंट्री। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें कोई टारगेट नहीं रखा था कि नेट जीरो टारगेट रखना है। ये तो एक कैंपेन चलाई है, ये बात आपको याद रखनी है। पेरिस एग्रीमेंट में सिर्फ ये रखा था कि 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, बस पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अर्थ एवरेज टेम्परेचर है जो। अब नेट जीरो पेरिस एग्रीमेंट का क्या ये है जी? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, हमने देख लिया। पेरिस एग्रीमेंट केवल ये रिक्वायर करता है कि एवरी कंट्री क्लाइमेट बेस्ट क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ स्टेप ले, मतलब ताकि वो कार्बन इमिशन वगैरह को रोक सके। कंट्री को क्या है जी, 5 ईयर का या 10 ईयर का टारगेट सेटअप करना है, और उसे अपने आप ही डेमोन्स्ट्रेट करना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है जी प्रदर्शन करना है कि क्या उसने अचीव किया, 5 और 10 साल में क्या अचीव किया, क्या टारगेट रखे उसने। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये जी, बस टारगेट को आपको अचीव करना है टाइम फ्रेम में, ताकि जो प्रीवियस वन टारगेट था आपका, जो पिछला टारगेट था उससे अगला टारगेट आपको रखना है और अचीव करना है। ये इसका मकसद था। पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है जी। अब इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ने क्या स्टेप लिए क्या, और व्हाट आर दी इट्स ऑब्जेक्शन? इंडिया क्यों ऑब्जेक्शन करता है? इसका ऑब्जेक्शन का मतलब है जी विरोध। क्यों विरोध करता है इंडिया इसका नेट जीरो इमिशन का? नेट जीरो इमिशन का देखो जी, उससे पहले ये जानो कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd बिगेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, मतलब तीसरे नंबर पे इमिट करता है जी। सबसे ज़्यादा इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस हमने जाना CO2 CH4 वगैरह, इंडियन नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है जी। इंडिया में सबसे ज़्यादा इमिशन करता है, निकलती है ग्रीन हाउस गैस कहाँ से? USA से, फिर चाइना से, और फिर उसके बाद है इंडिया। लेकिन पर कैपिटा इनकम देखें ना, पर कैपिटा टारगेट देखें, पर कैपिटा का मतलब जी एक आदमी का इमिशन देखें तो वो इंडिया में बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है इंडिया में। तो इंडिया इज ओनली वन अपोजिंग दिस टारगेट बिकॉज इट लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पेक्टेड बाई इट। इंडिया केवल एक ही कंट्री है जी जो इसको अपोज कर रहा है टारगेट को। क्यों अपोज कर रहा है? देखो जी, ये हुआ कैसे था, ये हमने पढ़ा है शायद यहाँ पे। देखो हुआ इसलिए था, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ये जो इमिशन हो रहा है ना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, ये किसकी वजह से हो रहा है ज़्यादा? ये हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से। और आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति, ये स्टार्ट होती है जी ब्रिटेन से। ब्रिटेन जिसने हम पे राज किया था जी, कंट्री ने रूल किया था, जिसका राज था इंडिया में 1947 से पहले।
तो यहाँ से स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन को क्रांति ऐसी नहीं थी कि जिसमें कोई लड़ाई हुआ था, ये थी जी इंडस्ट्री के लिए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हुई, फैक्ट्री कंपनी बनी ज़्यादा से ज़्यादा, और इनमें जब ये फैक्ट्री बनी तो जी इन से कार्बन इमिशन तो होगा ही, आपको पता है धुआं वगैरह निकलता है, इनसे कार्बन इमिशन होगा। तो अब ये जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन हो गया जी, कनाडा हो गया आपका, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अब इन्होंने तो डेवलप कर लिया अपनी कंट्री, इनमें पॉवर्टी भी कम है, डेवलपमेंट भी काफ़ी है, डेवलप्ड कंट्री है, इनकी इनकम भी अच्छी खासी है, जीडीपी भी अच्छी ग्रोथ कर रही है, इन्होंने तो कर ली। अब जब बाकी जो पुअर कंट्रीज़ की बारी आई जी, जैसे इंडिया हो गया, इनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बारी आई, तो ये अब लगा रहे हैं रोक कि आप अब इमिट नहीं करोगे, तो ये कह रहे हैं। लेकिन इंडिया देखो, अब इससे समझो, मान लो जी एक जगह है जी, यहाँ पे फॉरेस्ट था, या आप मान लो जी यहाँ पे पहाड़ थे जी, पहाड़ वगैरह हैं यहाँ पे, मतलब हिली एरिया, माउंटेन एरिया, और आपको पता है माउंटेन कितने ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट के लिए माउंटेन, यहाँ मान लो जी कुछ लोग रहते थे, इन्होंने यहाँ से पत्थर तोड़ तोड़ के अपने घर बना लिए, समझे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, एक दो लोग बच गए जी यहाँ पे, जो नहीं बना पाए किसी कारण, बस उन्हें अवेयरनेस नहीं थी इसकी, ये समझ लो। तो इन्होंने घर बना लिए जी, अब इनकी बारी आई जी, इन्होंने भी सोचा इन सब ने बना लिया घर, हम भी बना लेते हैं। तो इन्होंने इस पहाड़ से जो माउंटेन है पत्थर तोड़ना शुरू किया। जब इन्होंने पत्थर तोड़ना शुरू किया, इन्होंने बात की जो जो पहले घर बना चुके हैं, ये ABCD, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये पत्थर मत तोड़ो आप, क्योंकि इससे इमिशन होता है, कार्बन इमिशन, और वातावरण में पॉल्यूशन होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये बात ये कर रहे हैं, अब सोचो आप, इन्होंने क्या जी, अपना एक घर भी नहीं बनाया, एक कमरा भी नहीं बनाया, रूम भी नहीं बनाया, और इन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली। बहुत सारे घर हैं इनके, किसी ने 2 किसी ने 3 घर बना लिए। अब ऐसी बात है जी इसमें कि इंडिया के साथ, कि इन्होंने पहले अपना डेवलप तो कर लिया, लेकिन जब इंडिया की बारी आई, इंडिया फैक्ट्री सेटअप करता है ये, तो ये कार्बन इमिशन को रोकने की बात करते हैं। तो इंडिया इसलिए इसको अपोज करता है, क्योंकि इंडिया के साथ चैलेंजेज हैं, बहुत बहुत सारे चुनौतियाँ हैं इंडिया के सामने। क्या चुनौती है जी? सबसे बड़ी है जी पॉवर्टी, गरीबी। मिलियंस ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में गरीब लोग हैं, जिनकी गरीबी मिटानी है तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, रोजगार देना पड़ेगा उनको। तो नेक्स्ट 2 और 3 डिकेड में इंडिया का इमिशन बढ़ने वाला है, लाइकली टू ग्रो। और इससे कंपनसेट करने के लिए जी, चाहे एफोरेस्टेशन कर लो या रिफोरेस्टेशन, इसका मतलब है जी पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। तो ये कितना भी इंक्रीज कर लो जी आप, वो बहुत ही कम है रोक पाना। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन रिमूवल टेक्निक्स राइट नाउ आर आइदर अनरिलायबल और वेरी एक्सपेंसिव। जो कार्बन को मान लो जी रिमूव करने की टेक्निक है अभी उपलब्ध है, या तो वो अनरिलायबल है, या फिर वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है जी उनमें। तो ये इंडिया के सामने चैलेंजेज है। तो यही था जी इसमें, आज हम इतने टॉपिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ब्लैक रॉक एंड नेट वायर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं जी, अभी भी न्यूज़ में देखा गया। नेट वायर और ब्लैक रॉक ये क्या है, ये बताना है आपको। फर्स्ट है आपका, मिनी सैटेलाइट है क्या, सुपर बग, मालवेयर या क्रिप्टो करेंसी। देखो जी ये मालवेयर है। मालवेयर एक ऐसा होता है जी, मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी के कंप्यूटर में घुस के दूसरे कंप्यूटर का डेटा वेटा चोरी कर लेता है, उसके कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं। ये कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन में किसी में भी हो सकता है जी ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, ट्रांस बाउंड्री इंडस रिवर बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये बताना है जी, जो इंडस है, सिंधु रिवर, इंडस रिवर, उसका बेसिन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये बताना आपको, कौन कौन सी कंट्री तक। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 3 4। देखो जी इसका आंसर है डी, सारी कंट्रीज में बेसिन है जी। इंडिया से तो होकर निकलती है, चाइना से ओरिजिन होता है इसका, पाकिस्तान में जाकर चली जाती है, और अफगानिस्तान में भी ऊपर इसका बेसिन है जी। कई रिवर इसमें आके ट्राइब्यूटरी मिलती हैं। ये सिग्मो के लिए जी एक स्पेशल लेक्चर लिया था। सिग्मो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, कहाँ पे मनाया जाता है, ये बताना आपको। गोवा, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, गोवा, आपने सही सोचा, मतलब आपको याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन से जो जोड़े हैं, पेयर्स हैं, करेक्टली मैच है, ये बताना आपको। करेक्ट बताना कौन से मैच है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व क्या महाराष्ट्र में है, कान्हा टाइगर रिजर्व क्या मध्य प्रदेश में है, बांधव टाइगर रिजर्व क्या उड़ीसा में। सारे पढ़े हैं जी हमने, ये नहीं कह सकते आप हमने कोई सा नहीं पढ़ा। 2 से 3 बार हर बार रिवाइज किए हैं जब भी न्यूज़ में आते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है जी कहाँ पे, उड़ीसा में, तो ये गलत हो जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ जी, मध्य प्रदेश में, ये भी गलत हो जाएगा।
कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये सही है। तो ओनली टू बी में है जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना है कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जी, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। GSLV was developed to launch low Earth orbit satellite into polar and sun synchronous orbit। जो GSLV डेवलप किया था, एक रॉकेट है जी, रॉकेट PSLV और GSLV। तो ये रॉकेट सिस्टम किस लिए लॉन्च किया था, ताकि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकें। लो अर्थ ऑर्बिट है जी, कम दूरी पे, मतलब लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे अर्थ से ऊंचाई। या PSLV वॉज डेवलप टू लॉन्च द हेवियर इनसेट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। जो PSLV डेवलप किया था वो हेवियर इनसेट क्लास के जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उनको ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए ये डेवलप किया था PSLV। तो आपको बताना जी इनकरेक्ट कौन सा, गलत। पहला गलत है, दूसरा दोनों गलत है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। देखो जी दोनों ही गलत है, इनकरेक्ट पूछा है तो C आंसर हो जाएगा। दोनों उल्टे दिए हुए जी। GSLV किया था हेवियर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और PSLV लो अर्थ ऑर्बिट के लिए जी, तो दोनों ही गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये बताना जी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जी। सबसे पहले आपको हाई लगाना, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद कम, उसके बाद कम। बताओ जी कौन सा है जी। ओशियन लेक्स ग्रासलैंड मैंग्रोव, मैंग्रोव ओशियन ग्रासलैंड लेक्स, या मैंग्रोव ग्रासलैंड लेक्स ओशियन। देखो जी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया था, और एक टेबल दी थी आपको याद करने के लिए। अगर आपने वो टेबल याद करी होगी ना तो कर दोगे आप, याद तो करी नहीं होगी, रिवाइज कौन करेगा उसे। आप लिख भी सकते थे, स्क्रीनशॉट ले सकते थे उसका, रिवाइज कर सकते थे। इसका आंसर है जी C। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन चारों में जी मैंग्रोव्स की। उसके बाद ग्रासलैंड, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जी जिनकी जड़ें पानी में होती हैं और ऊपर पेड़ होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा था हमने। ग्रासलैंड होते हैं जी जो जहाँ पे घास वगैरह ही होती हैं, कम पेड़ होते हैं, ग्रासलैंड। या लेक्स झील और ओशियंस, ये क्रम है जी, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, फिर ग्रासलैंड, लेक्स और ओशियन। C आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंक्रीज स्नो कवर ऑन वाटर बॉडी कैन लीड टू। अगर मान लो जी किसी वाटर बॉडी में, किसी पानी में अगर स्नो बढ़ जाए, बर्फ़ इंक्रीज हो जाए, तो आपको बताना उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट बताना जी क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सडन स्पर्ट इन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है जी ऐसे छोटे छोटे से प्लांट होते हैं जी, किसमें, ओशन में या पानी में किसी में। तो इनका एकदम से अचानक से इंक्रीज हो जाएंगे। स्पट का मतलब है इंक्रीज, सडन मतलब अचानक, अचानक से इंक्रीज हो जाएंगे ये वाटर बॉडी में। अगर बर्फ़, जो स्नो है बर्फ़, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो ये ऐसे प्लांट होते हैं जी फाइटोप्लैंक्टन, ये बोल रहा है कि विच आर नॉट डिपेंडेंट, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पे। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट। इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन लेक। झील में अगर ऐसा होगा जी किसी झील में, तो उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज इम्प्रूव्ड हो जाएगा और न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाएंगे। क्या ये सही है। नेक्स्ट है जी, एक कंडीशन ऑफ विंटर किल कॉजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो जी बर्फ़ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इससे ये फिशेज की डेथ हो सकती है, जो मछलियाँ हैं, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर बॉडी में, उनकी भी डेथ हो सकती है। तो ये क्या सही है क्या। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, 1 3 और 1 3 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फाइटोप्लैंक्टन पेड़ वगैरह बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है और उल्टा दिया हुआ, बल्कि कम हो जाएंगे। और ये भी बिल्कुल गलत है दूसरी स्टेटमेंट। ऑक्सीजन एक्सचेंज इंप्रूव्ड नहीं हो जाएगा जी, बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है जी, B आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ मैंग्रोव, टाइडल मार्सेस, सी ग्रासेस, मिडोज प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट सीरीज सर्विसेज अलोंग कोस्ट लाइक। ये कह रहा है जी ये स्टेटमेंट जी, कोस्टल जो इकोसिस्टम होता है हमारा, इकोसिस्टम का मतलब मान लो आप पर्यावरण है जी, कि जो मैंग्रोव वगैरह होते हैं, या टाइडल मार्सेज होते हैं, या सी ग्रास होती है जी, मतलब समुद्र में जो घास वगैरह होती है, ये कौन कौन से बेनिफिट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं जी इनसे, अगर ये मैंग्रोव वगैरह होते हैं कोस्टल एरियाज़ में। करेक्ट बताना जी कौन कौन से फ़ायदे होंगे। पहला बोल रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म एंड सी लेवल राइज। ये प्रोटेक्ट करते हैं जी, अगर मान लो कोई सुनामी वगैरह आ जाए या सी लेवल का राइज हो जाए तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं ये। रेगुलेशन ऑफ कोस्टल वाटर क्वालिटी, कोस्टल एरियाज़ में जी, कोस्टल एरिया तट की बात हो रही है, तट पे जो वाटर क्वालिटी होती है उसको रेगुलेट करते हैं। प्रोविजन ऑफ हैबिटेट फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशरीज,
फिशरीज के लिए जी एक हैबिटेट होते हैं जी, प्रोवाइड करते हैं। फूड सिक्योरिटी फॉर मैनी कोस्टल कम्युनिटीज़, कोस्टल एरियाज में जो कम्युनिटी लोग वगैरह रहते हैं उनके लिए जी फूड सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं, मतलब उन्हें यहाँ से भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। सिक्वेस्टर एंड स्टोर कोस्टल ब्लू कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जी कोस्टल एरियाज में जो कार्बन वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं ये। सिक्वेस्टर मतलब सोख लेना, एब्जॉर्व कर लेना और स्टोर करके रखते हैं। तो आपको बताना जी कौन सी सर्विस और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ये। 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी आंसर करेक्ट है। सारे ही ये इससे फ़ायदे होते हैं और एक बार पॉज करके आप पढ़ लो ये, और सारे याद करने हैं आपको कि इससे मैंग्रोव वगैरह से ये सारे फ़ायदे होते हैं। मैंग्रोव आपको पता ही होगा कि ऐसे पेड़ होते हैं जी पानी में उनकी जड़ें डूबी होती हैं, ये हमने कई बार पढ़ा है जी। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन एक लेक्चर लिया हुआ, नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, सिंपल CSC पे यहाँ पे क्लिक करिए और प्ले लिस्ट में जाइए जी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में, वहाँ पे देख सकते हो आप। तो आज के लेक्चर में इतना ही जी, कल मिलते हैं फिर।